नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा चालुक्य वंश के ऊपर आधारित है और चालुक्य वंश के बारे में हम आज देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीछे के दिनों में हमारे जो क्लास थे वो हो नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरा जो तबीयत था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो इस कारण से हमारा जो क्लास था वो हो नहीं पा रहा था। अभी भी मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक क्लास जो है वो देना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप सभी को जो क्लास देने का प्रक्रिया है वो हमारी आज से प्रारंभ होगी। तो आज से हम निरंतर अपना जो क्लास है वो करेंगे और आज से हम अपना जो छूटा हुआ क्लास है, जो बाकी की चीज़ें हैं, हमारे एमसीक्यूज हैं, वो सारे जो क्लास है वो आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो मेरे क्लास हैं वो काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश के बारे में देखेंगे। तो चालुक्य वंश के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें हमें काफी ऐसे शाखा होती हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि पूर्व मध्य काल में हमें ऐसे लगभग हमें 4 शाखा देखने को मिलते हैं जो कि चालुक्य वंश के नाम से जाने जाते हैं, जो कि वातापी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं, गुजरात के चालुक्य हैं और वेगी के चालुक्य हैं। तो ऐसे में 4 जो नाम हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मैं उनके बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि आपको जो 4 नाम देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे तो हमें इन चालुक्यों में सबसे ज्यादा जो प्रतापी हमें देखने को मिलते हैं वो हमें जो बादामी के चालुक्य हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, बादामों के चालुक्य हैं। और जो हमें दूसरे देखने को मिलते हैं वो हमें अगर देखेंगे तो बादामी के चालुक्य हैं। उसके बाद हमें वेंगी के चालुक्य देखने को मिलते हैं। वेंगी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य। जो हमारा तीसरा है वो हमारा कल्याणी के चालुक्य, यानी कि आप देखेंगे कि जो कल्याणी का चालुक्य है वो हमें देखने को मिल जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा चौथा है वो हमें गुजरात के चालुक्य देखने को मिल जाते हैं। गुजरात के चालुक्य। इस प्रकार से हमें चालुक्य वंश में 4 शाखाएं देखने को मिलती हैं। तो उस प्रकार से हम देखेंगे कि हमें इसमें 4 नाम देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको इनके जो चारों नाम है वो आपको बता दिए। तो आप इन चारों के नाम नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे और इनके बारे में जो समझने का प्रयास है, इनके जो मुख्य शासक हैं, इनके जो हमें स्रोत देखने को मिलते हैं, वो सारी जो बातें हैं वो हम इनके बारे में अब आगे डिस्कस करते हुए अपने क्लास में चलेंगे। तो सबसे पहले आप इनके जो नाम है वो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम एक एक करके, यानी कि हम सबसे पहले बादामी के चालुक्य जो है वातापी के चालुक्य कह सकते हैं, बादामी के चालुक्य कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो मूल निवास स्थान था वो हमें बादामी देखने को मिलता है। इसलिए कहीं कहीं हमको वातापी भी देखने को मिलता है, वातापी भी कहा जाता है और बादामी भी कहा जाता है। तो इनका बादामी और वातापी जो है वो हमें 2 जगह देखने को मिल जाता है। तो आप इसको इनका एक जो है वो नोट कर लीजिएगा। इनको बादामी का चालुक्य या वातापी का चालुक्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके 2 नाम देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम अब आगे इनके बढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले आपको पता है कि हम एक एक करके इनके बारे में जानना जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो बादामी के चालुक्य हैं उनके बारे में देखेंगे कि उनके वंश के बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या विचारधाराएं हैं जो है वो हम देखेंगे। तो अब एक एक करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पहले हैं बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य, हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य। इस प्रकार से हम इनके बारे में, अब सबसे पहले हम आपको पता है कि एक प्रारंभिक जो बातें होती हैं, कह सकते हैं कि इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इनका जो पहला हमें राजा देखने को मिलता है, संस्थापक देखने को मिलता है, इनका समय कब से कब तक का है। तो ये जो सारी बातें हैं वो हम धीरे धीरे अपनी क्लास में जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जो हमें
समय देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो समय हमें देखने को मिलता है वो 5वीं सदी से सॉरी 6ठी सदी में हमें देखने को मिलता है। इनका जो समय है, समय 5वीं सदी से 6वीं सदी तक, 6वीं सदी के आसपास का जो समय है, इस समय इनका हमें उत्कर्ष यानी कि इनका जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिल जाता है, सदी में प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि इसका जो हमें सबसे वास्तविक संस्थापक यानी कह देंगे कि इस वंश का सबसे हमें ज्यादा वंश तक शासन करने वाला, सबसे कम वंश तक शासन करने वाला अंतिम शासक सॉरी अंतिम शासक जो है, इन सभी के बारे में जो डिस्कस है वो हम धीरे धीरे एक एक करके कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वंश का जो सबसे प्रतापी हमें शासक देखने को मिलता है, इस वंश का सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जिसने इस वंश की स्थापना की थी, यानी संस्थापक इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम हमें जो देखने को मिलता है वो पुलकेशिन प्रथम है, यानी कि पुलकेशिन जो प्रथम है इस वंश का संस्थापक है। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का हमें प्रथम कह सकते हैं कि संस्थापक है। इन्होंने ही इस वंश का जो है संस्थापक के रूप में जो है वो कार्य किया था। ऐसा इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो बादामी के चालुक्य थे, जब एक कह सकते हैं कि कदम्बों के और भी जो पल्लव थे उनके यह कह सकते हैं कि एक अंदर जो था वो कार्य किया करते थे। यानी कि आप देखेंगे कि बादामी के जो चालुक्य हैं इनके बारे में हमें जो जानकारी देखने को मिलती है वो यही हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो हमें निवास स्थान देखने को मिलता है, यानी कि जिस जगह पे इन्होंने अपनी राजधानी को केंद्रित किया था उस जगह का जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें वादापी देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो इनका जो राजधानी है वो हमें, और जो इनका स्थान है वो भी हमें इनका बादामी देखने को मिलता है, इसलिए इनको बादामी का चालुक्य कहा जाता है। तो इनका स्थान जो है बादामी का है। यानी कि आप देखेंगे कि अगर आज हम इसको देखें तो यह जो इलाका है आज का कर्नाटक और कर्नाटक के बीजापुर एक जिले में सॉरी माफ कीजिएगा, कर्नाटक के इनके जो जगह है कर्नाटक के बीजापुर में, कर्नाटक के बीजापुर में यह स्थित था। आपको बता दूं कि जो बादामी था इस जगह का अगर हम आधुनिक से जोड़ के देखें, यानी कि आधुनिकता से जोड़ के देखें, तो जो बादामी के चालुक्य थे यानी कि इनका जो मूल निवास स्थान हमें देखने को मिल जाता है वो हमें कर्नाटक का एक कह सकते हैं, कर्नाटक जो हमें देखने को मिलता है, कर्नाटक में एक बीजापुर है, बीजापुर में ही यह जो राज्य था वो स्थित था, उनके जगह पे ही यह निवास किया करते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस वंश का सबसे सर्वाधिक समय तक जो शासन करने वाला हमें शासक देखने को मिलता है वो हमें विजयादित्य देखने को मिलता है। यानी कि इस वंश का सर्वाधिक शासन करने वाला, सर्वाधिक वर्ष तक शासन करने वाला हमें जो देखने को मिलता है, इसका हमें जो नाम देखने को मिल जाता है वो हमें विजयादित्य देखने को मिलता है। विजयादित्य था। उसके बाद हम देखेंगे इस वंश का हमें अंतिम जो शासक देखने को मिला है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है कीर्तिवर्मन। इस वंश का अंतिम शासक अंतिम जो शासक था इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन हमें देखने को मिलता है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। यहाँ पे कीर्तिवर्मन द्वितीय कर लीजिएगा।
उसके बाद हमें देखने इस प्रकार से इनके जो एक प्रारंभिक जो जानकारी है वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि यह जो बादामी के जो चालुक्य थे, इनके जो शासक थे वो ज्यादातर जो उपाधि धारण करते थे वो पृथ्वी बल्लभ का जो उपाधि है वो धारण करते थे। यानी कि इनकी ज्यादातर जो हमें उपाधियां देखने को मिली है, इनकी जो ज्यादातर हमें उपाधियां देखने को मिलती है, उपाधि जो है पृथ्वी बल्लभ की मिली है। यानी कि आप देखेंगे कि पृथ्वी बल्लभ की जो इनके शासक हुए हैं, यानी कि आप देखेंगे सबसे पहले हम अगर देखें बात करते हैं पुलकेशिन प्रथम की, हम जब पुलकेशिन प्रथम के बारे में जानते हैं तो पुलकेशिन प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी उसमें हमें पृथ्वी बल्लभ की जो उपाधि है वो हमें देखने को मिलती है। तो यानी कि आप देखेंगे कि ज्यादातर जो चालुक्य शासक है उन्होंने पृथ्वी बल्लभ की जो उपाधि है उसको धारण किया है, और उसके बाद उन्होंने अपना इस प्रकार से अपना जो उपाधि है उसको धारण किया, और तमाम भी उनकी उपाधियां जो है और भी हमें सारी उपाधियां जो है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन इस वंश के ज्यादातर शासक पृथ्वी बल्लभ की जो उपाधि है उसको धारण कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में, और इनकी जो राजधानी थी, हमें इनकी राजधानी दो देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि आप शुरुआती स्टार्ट में जब इनकी कह सकते हैं जो प्रारंभिक इनकी जो राजधानी है वो हमें एहोल देखने को मिलती है। यानी कि इनकी जो राजधानी है, राजधानी के बारे में बात कर लें, इनकी प्रारंभिक राजधानी जो इनकी प्रारंभिक राजधानी है वो है एहोल, एहोल है। लेकिन आप देखेंगे कि जब इनका राजनीतिक उत्कर्ष जब बढ़ता है, यानी कि इनका जो राजनीतिक उत्कर्ष है जब ये प्रभाव में आते हैं पूरी तरीके से, तो इनकी जो राजधानी है वो बादामी हो जाती है। यानी इनकी जो दूसरी राजधानी है वो बादामी हो जाती है। बादामी इनकी राजधानी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनकी हमें दो राजधानियां देखने को मिलती है। एक आप देखेंगे कालांतर में भी हमें इनकी एक राजधानी देखने को मिल जाती है जो कि कंतुडक्कन ऐसे हमें देखने को मिलता है। यानी कि वो ज्यादातर हमें पूछे नहीं जाते हैं ना, तो हमें उसके बारे में ज्यादा जो है जानकारी वो भी बताया जाता है। तो आप देखेंगे तदुपरांत इनकी जो अंतिम वर्ष में इन्होंने जो अपनी राजधानी थी उसको बनाया था वो हमें तंदुक्कन देखने को मिल जाता है। तंदुक्कन इनकी अंतिम दिनों में हमें राजधानी देखने को मिलती है, जो कि ज्यादातर प्रमाणित नहीं है। अभी इस पे जो डिबेट है वो इतिहासकारों का निरंतर जो है वो हो रहा है। हालांकि इनके बारे में जो हम देखेंगे वो ज्यादा जानकारी हमें इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन ज्यादातर हम सबसे ज्यादा अगर मुख्य पूछा जाए, अगर आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रारंभिक राजधानी और उसके बाद जो उनका मुख्य राजधानी था वो हमसे पूछा जाता है। तो आपको प्रारंभिक जो राजधानी है वो एहोल बताना है, इस बात को आपको नोट रखना है। और उसके बाद जो इनकी दूसरी राजधानी हमें देखने को मिलती है जो कि सबसे ज्यादा इन्हीं के नाम में भी हमें देखने को मिल जाती है, बादामी। और इसका जो मैंने बताया था कि मूल आज का अगर आधुनिकता से जोड़ के देखें तो वो हमें कर्नाटक के जो बीजापुर जिला है वहां से हमें इसका जो कह सकते हैं साक्ष्य जो है वो हमें यहाँ से मिलता है। तो आप इसको भी एक नोट कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं इसे पूछी जाती है। हालांकि इनकी जो राजधानी थी बादामी, इसी के कारण इनको बादामी का चालुक्य भी कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि इनके जो निवास स्थान है वहां से हमें इनके जो कह सकते हैं कि इनके नाम के आगे जो हमें देखने को मिलते हैं तो इनके निवास स्थान का जो है वो हमें छाया देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनकी जो राजधानी है वो हमें इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको बता दें कि बादामी जो बादामी हमें राजधानी देखने को मिलती है वो पुलकेशिन प्रथम जो थे, पुलकेशिन जो प्रथम थे उन्होंने बादामी को अपनी राजधानी बनाया था, और उनको ही ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इसका मूल रूप से वहाँ की जो किलाएं थी उसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से इनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिल जाता है। तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा इनके राजधानी से ही रिलेटेड कि इस राजधानी यानी कि बादामी को राजधानी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बादामी को राजधानी पुलकेशिन प्रथम ने बनाई थी।
पुलकेशिन प्रथम ने बनाया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है, इनके राजधानी से रिलेटेड। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर हमें निर्माण के बारे में पूछा जाए कि बादामी को जो निर्माण किया था वो किसने किया था, बादामी का जो कह सकते हैं किला का जो निर्माण था वो तो पुलकेशिन प्रथम ने ही किया था। लेकिन आप देखेंगे कि जो बादामी एक नगर है जिसको बसाया था उसको कीर्तिवर्मन ने बसाया था। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि जो बादामी था, बादामी का जो निर्माण है, निर्माण कार्य है, यानी कि वहाँ का जो नगर बसाने की जो प्रक्रिया है उसको जो बसाने का कार्य किया था वो कीर्तिवर्मन ने किया था। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए कि बादामी को बसाने का कार्य कीर्तिवर्मन ने किया था। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके इतिहासकारों ने इनके बारे में क्या बातें की हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम स्रोत के बारे में देखेंगे कि इनके जो प्रमाण के में स्रोत देखने को मिलते हैं वो क्या क्या स्रोत देखने को मिल जाते हैं, तो हम उनके बारे में जो बात है वो करेंगे। तो आपको बता दूं कि इनकी जो उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति जो है वो इतिहासकार स्मिथ है। आप इनके नाम को याद कीजिए कि इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किस प्रकार से मानी जाती है। तो स्मिथ है, एक इतिहासकार है। इनकी उत्पत्ति जो है वो स्मिथ के हिसाब से, स्मिथ के अनुसार यह जो थे वो मध्य एशिया की एक चप जाति थे। यानी कि आप देखेंगे कि ये इनको कहा जाता है कि यह मध्य एशिया के एक चप जाति थे, जो कि कह सकते हैं प्रतिहार जो थे, प्रतिहार शासक थे, उनके एक कह सकते हैं प्रतिहारों की एक शाखा थी, जिसको कहा जाता है कि यह जो थे मध्य एशिया की चप जाति थे। और यह प्रतिहारों का एक शाखा था। आप इसको बात को भी नोट कर लीजिएगा कि यह प्रतिहारों का एक शाखा था। तो इनको ही कहा गया है कि यह जो थे वह चालुक्य वंश की एक कैसे जो जाति थी वो मैंने बताया। और उसके बाद हम देखेंगे कि यह जो जाति थी वह एक ब्राह्मण यानी कि मानव गोत्री एक ब्राह्मण थे, और जो कि आप देखेंगे कि इनका हमें गोत्र जो देखने को मिल जाता है वो हमें देखने को मिलता है। तो यह एक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बारे में और जो बातें हैं वो क्या क्या है, तो उन सभी बातों को हम देखेंगे। इनकी हमने उत्पत्ति के बारे में देखा कि इनकी उत्पत्ति के क्या साक्ष्य हैं, उत्पत्ति के साक्ष्य क्या क्या मिलते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि इनकी उत्पत्ति जो है वो स्मिथ एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार से हमें देखने को मिलता है कि मध्य एशिया की एक चप जाति थी जो कि प्रतिहारों की यही एक शाखा थी, उससे यह जो है वो बिलोंग करते थे, यानी कि उनसे उसी एक शाखा से यह आए हुए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बारे में हमें और जो जानकारी देखने को मिलती है कि बादामी अभिलेख में इस वंश को हरितीय पुत्र तथा मानव गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हरितीय अभिलेख में एक बादामी का अभिलेख हमें देखने को मिला है। अभी हम स्रोत के बारे में बात करेंगे तो बादामी के जो अभिलेख हैं मिले हैं, काफी सारे जो हमें पौराणिक बातें हैं वो देखने को मिली है, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बादामी अभिलेख में ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि यह जो चालुक्य जो थे वो चालुक्य जो थे यह हरितीय पुत्र मानव हारतीय पुत्र एक हमें इनकी जो बातें हैं वो देखने को मिलती है, तथा मानववंशी आप देखेंगे कि इनका जो हमें गोत्र देखने को मिलता है वो मानव गोत्री है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानव गोत्रीय ब्राह्मण थे।
और अपने आप को चंद्रवंशी बताते थे, यानी कि जो चंद्रवंशी एक कह सकते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हमें देखने को मिलता है पुराणों में, तो वहां पे हमें इनका चंद्रवंशी देखने को मिलती, यानी कि चंद्रवंशी ब्राह्मण थे। चंद्रवंशी ब्राह्मण हमें देखने को मिल जाते हैं कि इनकी जो हमें देखने को मिलता है कि ये चंद्रवंशी देखने को मिल जाते हैं। जब ब्राह्मण थे, लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि जो चंद्रवंशी हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में जो बादामी के चालुक्य थे, यहाँ के जो शासक थे, वो अपने आप को चंद्रवंशी क्षत्रिय जो थी उसकी जो कह सकते हैं कि जो गणना है वो किया करते थे, यानी कि अपने आप को बताते थे कि वह चंद्रवंशी क्षत्रिय है। हालांकि जो इनका हमें मुख्य रूप से जो इनके बातें हमें देखने को मिल जाती है वो हमें यह देखने को मिलती है कि जो बादामी अभिलेख है उसमें हमें ऐसा वर्णन मिला है कि हरितीय पुत्र थे तथा मानव गोत्रीय ब्राह्मण यह थे। इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिलती है कि हरितीय पुत्र थे तथा ये मानव गोत्रीय ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को कालांतर में चंद्रवंशीय क्षत्रिय जो है वो कहा है। इन्होंने अपने आप को यानी कि स्वयं को चंद्रवंशी ब्राह्मण चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा है। इनके बारे में हमें ये भी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आप इस बार एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं साफ करके आप सभी के लिए आगे जो है वो मैं बताऊं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको इसके बारे में जो जानकारी है वो पूरी तरह से देखने को मिल जाए। क्या है कि लिखना पड़ता है फिर उसके बाद साफ करना पड़ता है, तो आपको कोई उसमें त्रुटि ना हो, तो इस कारण से मैं आप सभी को बताता हुआ चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो क्या होगा कि आपको समझ नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने का जो मतलब है वो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब हम देखेंगे इनके स्रोत के बारे में, जो हमें इनके स्रोत देखने को मिल जाते हैं। तो क्या क्या स्रोत है? स्रोत आपको बता दूं कि जो प्रारंभिक हमें परिचय देखने को मिलता है तो उसमें परिचय इसी प्रकार से दिए जाते हैं ताकि आपको आगे की जो बातें मैं बताऊंगा तो इसी से रिलेटेड होंगे। तो हमें सबसे पहले एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए ताकि हमें इसके बारे में पता हो। तो सबसे पहला जो हमें इनके अभिलेख देखने को अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो अभिलेख में हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो अभिलेख में हम देखेंगे कि अभिलेख में हमें एक बादामी का अभिलेख, जो जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसमें इनके वंश के बारे में जो सारी जानकारी है बादामी का शिलालेख जो पहला है वो बादामी का शिलालेख है। और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि हमें एक पुलकेशिन द्वितीय का सबसे जो इंपॉर्टेंट है इस वंश के बारे में जो हमें जानकारी देता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें है, जो कि सबसे ज्यादा जो जानकारी है वो देता है। हालांकि हमें बादामी अभिलेख में जो है शिलालेख है, इसमें भी हमें इनके वंश के बारे में, इनकी जो कह सकते हैं कि वंशावली है उसके बारे में, इनके जाति के बारे में जो जानकारी है देखने को मिल जाती है। वो सारी चीजें हमें बादामी के अभिलेख में शिलालेख में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, उससे भी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है वो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा हमें साक्ष्य देखने को मिलता है वो विदेशियों के कारण। विदेशी यात्री जो हैं उनके बारे में भी कुछ जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। तो हमें विदेशी यात्रियों में 3 विदेशी यात्री देखने को मिल जाते हैं। पहला है हमारा वेंगसांग है। सबसे पहले हम बता दें कि जो वेंगसांग है इनके बारे में जो जानकारी हमें देखने को मिलती है कि यह 641 ईस्वी में इनके शासनकाल में आए थे, यानी कि 641 ईस्वी में
ईस्वी में इनके शासनकाल में, इनके साम्राज्य में आए थे। और इनका हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि बादामी में जो हेंगत्सांग है, इनका हमें वर्णन देखने को मिलता है कि बादामी में अशोक के 5 स्तूप जो थे वो वहां पे स्थित थे। यानी कि अशोक के 5 स्तूप बादामी में स्थित थे। इनके बारे में हमें ये भी जानकारी देखने को मिल जाती है। और भी तमाम जो चीजें हैं इनके बारे में, जो इनकी शासन व्यवस्था थी यहाँ के बारे में। एक बात और बता दूं कि इन्होंने ही ऐसा वर्णन किया है कि जो बादामी क्षेत्र के जो लोग हुआ करते थे वो शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा वैसे ही थे। यानी कि आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा उनको लगाव था। तो इनका है कि बादामी के लोग विद्या के वैसे ही थे। विद्या के वैसे ही थे। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में, जो हेंगत्सांग है उनके बारे में ये जानकारी जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एक और हमें कह सकते हैं कि है जिनका नाम हमें देखने को मिलता है ताबरी। ताबरी के बारे में आपको बता दूं कि ताबरी जो थे यह एक हमें ईरानी शासक हैं। यानी कि आप देखेंगे कि एक ईरान के ईरानी यात्री हैं। इनके बारे में भी हमें जो जानकारी है वो देखने को मिलता है कि इन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि यह फारस के एक शत्रु, यानी कि आप देखेंगे खुसरो द्वितीय हैं, उनके यह कह सकते हैं कि इतिहासकार थे जो भारत में भेजे गए थे, उनके द्वारा एक यात्री के रूप में भारत में भेजे गए थे। तो आप देखेंगे कि फारस के शासक खुसरो द्वितीय के यह कह सकते हैं कि यात्री थे। दरबार कह सकते हैं कि इनके शासन काल में जो थे वहां से यह यहाँ पे भारत में यात्रा के लिए आए थे। और इन्होंने ऐसा वर्णन किया है, इनके बारे में हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे, यानी कि आप देखेंगे कि पुलकेशिन जो द्वितीय है और फारस के जो कह सकते हैं कि फारस के जो शासक हैं खुसरो द्वितीय, तो आपको बता दूं कि इन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि पुलकेशिन द्वितीय और फारस के शासक खुसरो द्वितीय के जो एक मैत्री संबंध था वो स्थापित हुआ था। और इनके जो राजदूत थे वो आपस में आदान प्रदान जो है वो होते रहते थे। तो इस कारण से आप देखेंगे कि एक मैत्री का वर्णन जो है वो इन्होंने किया है कि इनका एक मैत्री संबंध जो था वो फारस के शासक जो थे खुसरो द्वितीय, उनके साथ इनका एक मैत्री जो संबंध था वह स्थापित था। और इनके बारे में ऐसा जानकारी देखने को हमें मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके बाद एक हमें जो तीसरे कह सकते हैं कि जो तीसरे में चीनी यात्री देखने को मिल जाते हैं, मातवा लीन। मातवा लीन के बारे में आपको बता दो कि जो मातवा लीन है इनका ऐसा वर्णन हमें देखने को मिला है कि जो मातवा लीन है यह विजयादित्य जो चालुक्य शासक हैं, विजयादित्य और विनयादित्य उनके दरबार में आए थे। यानी कि उनके शासनकाल में जो यह थे इन्होंने भारत का यात्रा किया था। और उसके बाद मैंने इनके बारे में एक कह सकते हैं जो सारी बातें थी वो अपने विदेशी यात्रियों के जो भारत में आए हैं उनमें मैंने इन सभी के ऊपर जो एक कह सकते हैं ब्रीफ लेक्चर जो है वो मैंने बना करके आप सभी को पहले से अपलोड कर दिया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने इन सभी के बारे में वो सारी बातें वहाँ पे पहले से ही बता रखी है। तो आप इनके बारे में अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि मातवा जो लीन है यह चालुक्य शासक विजयादित्य
विजयादित्य और विलयादित्य। विलयादित्य के बारे में जो वर्णन है वो यह करते हैं, यानी कि इनके बारे में जो वर्णन है वो बताते हैं कि इनका जो सांस्कृतिक जो साथ था चीन के साथ वो हमें देखने को मिल जाता है। इनके जो एक कह सकते हैं कि जो राजदूत थे वो आदान प्रदान हुए थे और चीनी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का एक जो मेल हमें देखने को मिलता है, इन्होंने ऐसा वर्णन इनके बारे में किया है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि चीन की सांस्कृतिक मेल के बारे में, संबंध के बारे में का वर्णन करते हैं, वर्णन यह करते हैं। इस प्रकार से हमने इनके स्रोत के बारे में देखा कि जो हमें इनके विदेशी स्रोत देखने को मिलते हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं, अभिलेखीय स्रोत जो देखने को मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं। तो मैंने आपको इनके इन सभी जो बातें थी वो मैंने आपको बताया। एक बार हम फिर से रिवाइज जो है वो कर लेते हैं ताकि आपको आगे जो जानने वाली बातें हैं वो आपको अच्छे से जानकारी जो है वो मिल सके। तो आज जैसा कि आप सभी को बताया कि मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है, तो आज हम थोड़ा सा यहीं तक अपनी क्लास को रखेंगे। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभिलेख हम देखेंगे कि हमें दो अभिलेख देखने को मिल जाते हैं। पहला जो है वो बादामी का शिलालेख है, यानी कि जो बादामी का जो हमें शिलालेख है वो हमें देखने को मिलता है इनके स्रोत के रूप में। एक हमें दूसरा जो अभिलेख देखने को मिलता है वो पुलकेशिन द्वितीय का देखने को मिलता है, जो कि चालुक्य वंश के बारे में एक क्रमशः जो जानकारी है, एक मुख्य जो जानकारी है, उनका जो स्रोत है वो हमें इसमें देखने को मिल जाता है। इनके शासनकाल में, यानी कि चालुक्यों के शासनकाल में कुछ विदेशी यात्री भी भारत में आए हैं, उन्होंने भी इनके बारे में जो विवरण दिए हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। उसमें हमें तीन नाम देखने को मिल जाते हैं कि जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं इनके शासनकाल में। पहला हमें हेंगसोंग देखने को मिलता है, वेंगसोंग देखने को मिलता है, जिसका हमें सन 641 ईस्वी में इनके दरबार में जाता है और जो तमाम बातें हैं वो बताता है कि इसने बताया है कि अशोक के जो 5 स्तूप है वो बादामी में स्थित थे, यानी कि जो बादामी था वहां पे अशोक के 5 स्तूप जो थे वो जो कि अशोक ने बनवाए थे वो वहां पे उस समय स्थित थे। उसके बाद हम देखेंगे बादामी के जो लोग हैं वो विद्या के व्यवसायी हैं, ऐसा भी जो जानकारी है, ऐसा जो स्रोत है, जो वर्णन है वो हेंगसोंग अपनी पुस्तक में करता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें दूसरे विदेशी यात्री देखने को मिले हैं, ताबरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये ईरान के यात्री थे, यानी कि ये ईरानी यात्री थे, जो कि फारस के एक शासक जो खुसरो द्वितीय थे उनके उस समय वहां पे वो शासन कर रहे थे। उनके शासनकाल में ये वहां से भारत में आते हैं। तो भारत में उस समय जो शासन था वो पुलकेशिन द्वितीय का था। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में और फारस के जो खुसरो द्वितीय है उनके बारे में एक मैत्री संबंध जो है वो स्थापित हुआ, ऐसा वर्णन करते हैं कि इनके बीच में एक मैत्री संबंध था और यह अपने विद्वानों के, यानी कि जो राजदूत थे उनका जो आदान प्रदान है वो किया करते थे। तो इनके बारे में ये भी जानकारी हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो तीसरे हमें चीनी यात्री देखने को मिल जाते हैं कि चीनी यात्री हैं, ये चीन से आए थे, मातवालिन के बारे में हम देखेंगे कि मातवालिन ने ऐसा वर्णन किया है कि इनके शासनकाल में ये जब भारत आते हैं चीन से, तो यहाँ पर विजयादित्य और विलयादित्य का जो शासनकाल है वो था और वह एक चीन से इनकी जो सांस्कृतिक जो संबंध था वो स्थापित था, ऐसा जो वर्णन है वह यह अपनी पुस्तक में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने चालुक्य वंश का जो परिचय था वो सारा का सारा हमने देखा। तो चालुक्य वंश के परिचय के बारे में हमने देख लिया है और उसके बाद हम अब आगे जो इनके शासक हुए हैं और इनके तमाम जो बातें हैं वो हम आगे देखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, जो हमारा सेशन है वो यहीं तक रहेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।